नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज पगलेट का रिव्यू। पगलेट के निर्देशक उमेश बिष्ट हैं, वही इसके लेखक भी हैं और फिल्म के निर्माता में एकता कपूर और गुनीत मोंगा का नाम है। उनकी शिक्षा एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को बनाया है। फिल्म पर बात करने के पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बाय मी अ कॉफ़ी, और अगर आप कॉफ़ी ख़रीदते हैं तो आपको एक उपहार के तौर पर मेरी पुस्तक जवाब देंगे हम पार्ट 2 मिलेगी। और इसमें 13 अभिनेत्रियों के साक्षात्कार हैं जो आपका हो सकता है, और आप मेरी मदद करेंगे कॉफ़ी पिलाकर। तो बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाएं, नीचे दिया हुआ है, और प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ाएं। तो मैं बात कर रहा था पगलेट की। पगलेट सान्या मल्होत्रा की फिल्म है। जी हाँ, ये कहा जा सकता है, जो संध्या का किरदार निभा रही हैं। फिल्म एक शोक के माहौल में है। फिल्म के जो अदृश्य किरदार हैं, जो फिल्म में जिनकी तस्वीर भी नहीं दिखाई पड़ती है, आस्तिक गिरी, उनका निधन हो गया है। शादी के 5 महीने के बाद ही उनका निधन हो गया है, और संध्या जवान विधवा हैं। ट्रेडिशनल फैमिली है, लखनऊ की फैमिली है। इस शोक में परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, और सूतक की अवधि है 13 दिनों की। 13 दिनों के इस शोक के काल में सभी अपने अपने ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं, और यह फिल्म आगे बढ़ती रहती है। यह फिल्म एक सामान्य सा ये एहसास देती है कि जैसे हमने राम प्रसाद की 13वीं देखी थी, सीमा पाहवा की फिल्म, वैसे ही मृत्यु के आसपास एक मृत व्यक्ति के इर्द गिर्द कैसे परिवार की राजनीति चलती है, परिवार के इक्वेशन सामने उजागर होते हैं, और फिर उसमें उस शोक की घड़ी में भी एक ट्रेजिक कॉमेडी भी क्रिएट होती रहती है। इस फिल्म में भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन इस फिल्म में एक सुप्त धारा है, सुप्त धारा है इमोशन की, वह है संध्या। संध्या आम विधवा लड़कियों की तरह, विधवा औरतों की तरह किसी विलाप में नहीं है। वह रो भी नहीं पाती है, उसके आंसू ही नहीं निकल रहे हैं, और वह पति के मृत्यु के अपडेट्स फेसबुक पर देख रही है, जहां लोग आकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। वह लाइकिंग गिन रही है, उनको पढ़ भी रही है, और कह भी रही है कि सारा कट पेस्ट चल रहा है। फेसबुक जिस तरीके से शोक का प्रदर्शन करता है, और वह भी बहुत संक्षेप में जाहिर हो जाता है फिल्म के अंदर, और फिल्म की कहानी अपने मुख्य विषय पर आती है, जो फिल्म के क्लाइमेक्स तक स्पष्ट नहीं होता है कि यह फिल्म कहना क्या चाहती है या कहाँ जाने वाली है। और यह इसकी सबसे बड़ी खूबी बनकर उभरती है फिल्म के अंदर। फिल्म बहुत ही मेलोड्रामेटिक भी कह सकते हैं, इसको इमोशनल ड्रामा भी कह सकते हैं, इसको पारिवारिक सदस्यों के समीकरणों के बदलते जो नियम हैं वो भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे एक पिता जो अपने बेटे के आकस्मिक मौत से बिल्कुल विदीर्ण हो चुका है, बिल्कुल घबराया हुआ है, और क्योंकि वह पूरी तरह से पूरा परिवार उसी बेटे की कमाई पर निर्भर करता था, अब उनके सामने अनेक समस्याएं हैं जो बीच बीच में उभर कर आती हैं, और इसी बीच में उन सामाजिक दायित्वों को भी निभाना है, उन क्रियाकर्मों को भी निभाना है, उन क्रियाकलापों को भी निभाना है जो ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में माने जाते हैं, और उनको निभाना पड़ता है सामाजिक विधि विधान के अनुकूल। छोटे भाई ने अग्नि दी है, और छोटे भाई सूतक में है, लेकिन वह इन सारी चीज़ों को
महसूस नहीं कर पा रहा है, वो कहीं एक दायित्व के तहत ये सब कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, संध्या फिल्म की नायिका शोक संतप्त नहीं है, क्योंकि उसका अपने पति से, आस्तिक से कोई खास लगाव नहीं है 5 महीनों में, और फिर एक तस्वीर उसके हाथ लगती है जिसके जरिए वह एक नए रहस्य से परिचित होती है, और वहाँ से वह अपने पति से और भी दूरी महसूस करती है। बाद में मुलाकात होती है उसकी उसी तस्वीर की लड़की से, आकांक्षा से। आकांक्षा उसके पति की पूर्व प्रेमिका रही है और दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में संध्या के दिमाग में शक व शुबहा घूमता है और वह उस लड़की से मिलती है और अपना गुस्सा भी जाहिर करती है, अपना क्षोभ भी जाहिर करती है, और उससे इन मुलाकातों के दरमियान ही कुछ सीखती भी है। एक इंडिपेंडेंट लड़की उसके लाइफ में पहली बार सामने आती है, और जो नौकरी पेशा है, जो स्वतंत्र है, और जो एक प्रेम से निकल कर बाहर आई है और फिर उसी प्रेमी के साथ एक सहकर्मी के तौर पर काम कर रही है। यह आधुनिक लड़की है, और इस आधुनिक लड़की ने उस लड़की को प्रभावित किया है जो एक संयुक्त परिवार में अच्छी पढ़ाई के बावजूद सिर्फ धर्म पत्नी बनकर रह रही है, और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या होगा। सब अलग अलग सुझाव देते हैं। माँ चाहती है कि वो उसके साथ आ जाए और अपने बारे में सोचे, सास ससुर कुछ अलग ढंग से सोचते हैं। बीच में एक भेद है, छोटा सा एक घटना घटती है जिससे संध्या के प्रति सभी का रवैया बदल जाता है और सभी उसके हितैषी नज़र आने लगते हैं। वहाँ संध्या उस पारिवारिक दबाव में एक अहम फैसला लेती है, जहाँ उसकी मददगार नताशा बनती है। नताशा जो उसकी दोस्त है, जिसने सिर्फ फेसबुक के स्टेटस पढ़कर उस हादसे के बारे में जाना है और अपनी सहेली की मदद के लिए आ गई है। वो बहुत वोकल नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी और उस दर्द का एहसास उसके अंदर है, और वह अपनी दोस्त संध्या को संभालती है, और शायद जिन दृश्यों को हम नहीं देख पाते हैं वहाँ वह कुछ समझाती भी होगी। और फिर संध्या एक अहम फैसला लेती है। वह फैसला इस फिल्म को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा देता है, जहां संध्या अपनी इन-लॉज की परिवार की जिम्मेदारियों को भी समझती है। अपनी पहचान के लिए भी वो फैसला लेती है और उन सारे संबंधों के प्रलोभन से बाहर निकल जाती है। एक स्वतंत्र लड़की के तौर पर वह आखिरी दृश्य में जब बस में बैठी नज़र आती है और उसकी दूसरी सहेली उसे विदा करती है, वह वहाँ फिल्म एक अलग ऊंचाई पर पहुंचकर कुछ खास संदेश देती है। फिल्म में जैसा कि सानिया मल्होत्रा की केंद्रीय भूमिका है, उन्होंने इस किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया है। उसके द्वंद्व को, उसके दर्द को, उसके अंतर्द्वंद को, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्रकट हुआ है। कहीं भी वह अति नाटकीय नहीं होती है। शोकाकुल वह है, लेकिन उसे किसी भावनात्मक उबाल के साथ वो जाहिर नहीं करती है, और जब फैसला भी लेती है तो वह सिर्फ अपनी दादी से शेयर करती है उसे, और जाते जाते वह इस परिवार को ऐसी सौगात दे जाती है कि सभी उसके प्रति अलग भावना रखते हैं। फिल्म के मुख्य किरदारों में आशुतोष राणा ने बहुत ही कमाल का अभिनय किया है। उन्होंने
आस्तिक के पिता की भूमिका निभाई है और उन्होंने अपने आवाज़ को एक कंपन जो दी है, शोकाकुल पिता, शोक संतप्त पिता और आहत पिता, कैसे उसकी मुखरता एक भावनात्मक दबाव में अलग किस्म की हो गई है। वह कहीं न कहीं जर्जर हो चुका है अंदर से अपने जीवन को लेकर। इस आकस्मिक मौत के बाद आशुतोष राणा ने उसे बहुत अच्छी तरीके से प्रकट किया है और उनकी पत्नी की भूमिका में सीबा चड्ढा ने भी अपने किरदार को अच्छी तरह निभाया है। फिल्म में ढेर सारे सुधी कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, लेकिन सारे कलाकार कहीं न कहीं फिल्म के बैकड्रॉप का हिस्सा बनते हैं और नेपथ्य में रहते हैं और फिल्म की कहानी में जबरन हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई अलग से फोकस भी नहीं किया गया है। इनमें रघुवीर यादव हैं, अनन्या खरे हैं, जमील खान हैं, भूपेश पांड्या हैं और इस तरीके से कई सारे कलाकार हैं, मेघना मलिक हैं। फिल्म में किशोर उम्र के भी कुछ कलाकार हैं और फिल्म में जिस तरीके से खास मोड़ पर जिन संवादों के जरिए कुछ चीज़ें उद्घाटित होती हैं, वह एक नई भाषा फिल्म की, जिसमें नए शब्द आ गए हैं जो अभी तक वर्जित और आम परिवारों के लिए उचित नहीं माने जाते थे, वो कैसे अब आम बोलचाल में, आम वार्तालाप में आ जाते हैं, जैसे कि पीरियड की बात। इस फिल्म में ताना भी देते हैं जो परिवार के बुजुर्ग हैं कि और पैडमैन देखो तुम लोग, हर कोई सुपरमैन बनना चाह रहा है। फिल्म में ऐसे कई संवाद हैं और संवादों के लिए उमेश बिष्ट और शिवम द्विवेदी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इस फिल्म का लहजा बहुत ही सामान्य और स्पष्ट रखा है। कहीं भी वे अतिवाद के शिकार नहीं हुए हैं। यही इस फिल्म की खूबी है। और फिल्म के गीत नीलेश मिश्रा ने लिखे हैं और उन्होंने भावों को, फिल्म के थीम के भावों को, किरदारों के भावों को अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से पिरोया है। और जैसा कि पता चला है कि इस फिल्म के संगीतकार अरिजीत सिंह हैं। अरिजीत सिंह आज के लोकल बहुत ही पॉपुलर गायक हैं और उन्होंने ही इस फिल्म का संगीत तैयार किया है। यह संगीत वर्तमान परिदृश्य में एक अलग अपनी धुन जाहिर करता है, तो उन्हें भी बधाई। और इस फिल्म को मैं 4 स्टार देना पसंद करूंगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदते हैं तो आपको मेरी किताब जवाब देंगे हम पार्ट 2 उपहार के तौर पर मिलेगी। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।